Hi students, my today's lecture deal with conditional probability, a type of probability problems in which you have not just to find the probability of an event, but you have also to consider the effect of an event which has already taken place. मतलब कि आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो निकालनी है, बट साथ ही साथ आपको एक गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई भी करना है। जैसे कि सिंपल सी सिचुएशन यदि हमने सपोज आपको एक कॉइन को 2 बारी टॉस करना है और आपको खाली प्रोबेबिलिटी निकालनी होती कि सेकंड कॉइन पे हमें एक टेल मिले। इट मींस कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खाली मुझे इवेंट गिवन है कि सेकंड कॉइन पे टेल आना चाहिए। अब एक कॉइन को मैं 2 बारी टॉस कर रहा हूं तो हो क्या कह सकते हैं, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, पहले पे टेल हो सकता है दूसरे पे हेड, या पहले पे टेल हो सकता है और दूसरे पे भी टेल हो सकता है। और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दूसरे कॉइन पे टेल आए। इसका मतलब पहली टॉस के बारे में मुझे कुछ कंडीशन नहीं फॉलो करनी है। तो इस केस में टोटल केसेस मेरे पास 4 बन जाएंगे। यू ऑल नो अबाउट, यू हैव डन द बेसिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी इन योर स्कूल्स, इन योर कॉलेजेस एंड व्हाइल अटेंडिंग माय क्लासेस आल्सो एट सैमएक्स इंडिया। तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं इसमें 4 हैं, लाइक हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेकंड अटेम्प्ट में, सेकंड टॉस में या सेकंड फ्लिप में आपको टेल मिले। तो 2 केसेस इसमें से आपकी सिचुएशन को फेवर करते हैं, एक हेड टेल और एक टेल टेल। तो फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस 2 हो गए और टोटल नंबर ऑफ केसेस 4 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन जो कि है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस से आपका आंसर आ गया 2/4 विच इज 1/2। बट सपोज हम प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, चेंज कर दें या एडवांस कर दें। क्या हम ये कहेंगे प्रोबेबिलिटी तो आपको निकालनी है कि सेकंड टॉस में टेल मिले, बट आपको ऑलरेडी ये बता दिया गया है कि फर्स्ट टॉस में हेड आए। इट मींस एक कंडीशन इंपोज कर दी गई है। इन अदर वर्ड्स जो आपका डोमेन है, जो आपका सैंपल स्पेस है, उसे छोटा कर दिया गया, स्क्वीज कर दिया गया। कि पहले आप पे 4 पॉसिबिलिटीज थी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, बट आपको कह दिया गया कि पहले कॉइन पे हेड आ चुका है। इसका मतलब आपकी टोटल पॉसिबिलिटीज खाली रह गई हेड टेल एंड हेड हेड। In a way you have squeezed your sample space। तो अब सारे डोमेन को कंसीडर नहीं करना है आपको खाली 2 एंट्रीज वाले डोमेन को कंसीडर करना है। और अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपके सेकंड कॉइन पे टेल आए। तो टेल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और आपका सैंपल स्पेस छोटा कर दिया गया क्योंकि आपने एक कंडीशन लगा दी है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो डील करती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। यदि हम आज की सिचुएशन से अपनी इस मैथमेटिकल सिचुएशन को रिलेट करें, हम सब इस समय कोविड से अफेक्टेड हैं, कोरोना फैला हुआ है, आप लोग अपने घरों में हैं, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। इन ए वे आप पे कंडीशन इंपोज्ड है। जब तक कोरोना नहीं था आप कहीं भी जा सकते थे, आप मूवी जा सकते थे, आप कॉलेज जाते थे, आप टेम्पल्स जाते थे, आप थिएटर्स जाते थे, आप मॉल्स जाते थे। बट जब से कोरोना हुआ तो एक कंडीशन इंपोज कर दी गई, इन ए वे आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दी गई, या आपको जो डोमेन ऑफ मूवमेंट है उसे श्रिंक कर दिया गया कि अब कॉलेज नहीं जा सकते, आप स्कूल्स नहीं जा सकते, आप टेम्पल्स नहीं जा सकते, आप मॉल्स नहीं जा सकते, आप पिक्चर हॉल नहीं जा सकते। और इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए खाली आपको मूव करना है जिन प्लेसेस पे आपको परमिशन है। सो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच ए कंडीशन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन यू। तो सिमिलर सिचुएशन हम जब प्रोबेबिलिटी में फेस करते हैं तो उस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मेथड से सॉल्व करते हैं। और उन्हीं मेथड्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। पहले हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे, पहले ट्रिवियल एग्जांपल्स करेंगे, फिर एडवांस्ड एग्जांपल्स करेंगे। ओवरऑल अप्रोच ये रहेगी कि इस लेक्चर के बाद आप इन प्रॉब्लम्स को कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कॉलेज एग्जाम्स हो, स्कूल एग्जाम हो, रेगुलर एग्जामिनेशंस हो या एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, और वो एंट्रेंस चाहे एमसीए हो, एमबीए हो, आईएएस हो, जीमैट हो, जीमैट हो। बट स्पेसिफिकली जो सैनमैक्स है मेरा इंस्टीट्यूशन, वो एमसीए के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये जो पूरा लॉजिक मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, I'm using it for MCA, but it is applicable to all other entrance examinations also, because it's a general concept. Probability problems in fact are very important, very challenging, very interesting, और इसलिए कभी-कभी कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आती है because you have to apply lot of logic in it. but कोशिश कीजिए and I hope you will be successful. but उसके लिए मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जब आप मेरे वीडियोस को वॉच करें तो आप इस तरह से नहीं वॉच करेंगे कि जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं। यू assume and you consider yourself as if you're sitting in my classes in front of me. So you should not be a silent learner, but you should be a smart responder. अब अपने आप से क्वेश्चंस कीजिए, जब मैं कोई क्वेश्चन लिख रहा हूँ या जब मैं कॉन्सेप्ट टीच कर रहा हूँ या इन वे मैं कोई क्वेश्चन टाइप पुट कर रहा हूँ, तो आप उसके आंसर्स अपने आप देने की कोशिश कीजिए।
यदि आप इस तरीके की अप्रोच अडॉप्ट करते हैं तब आप रियली बेनिफिटेड होंगे और वही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे जो मूवी आप देखते हैं हॉल पे जाकर, यदि आपको वो इंटरेस्टिंग लगती है, आपको मीनिंगफुल लगती है, तो आप उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। सेम शुड बी अप्रोच व्हाइल वाचिंग दीज वीडियोस। सो डू नॉट कंसीडर दीज एज वीडियोस, कंसीडर दीज एज इन पर्सन क्लासरूम लेक्चर्स, तभी आप एक्चुअली इससे बेनिफिट हो पाएंगे। तो काफी कुछ मैंने आइडिया आपको दिया है कि अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या करने जा रहे हैं, बट क्योंकि ये मैथमेटिक्स का वीडियो है, आई हैव टू राइट लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, आई हैव टू डू लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, आई हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स बाय राइटिंग इट, सो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं मैरली आपके सामने खड़ा रहूं और बिना किसी राइटिंग टूल के आपको ये चीजें समझाता रहूं। सो आई नीड ए राइटिंग टूल फॉर दैट, सो आई एम स्विचिंग ओवर टू माई राइटिंग बोर्ड, जिस पे मैं लिखूंगा, जिससे मैं आपको चीजों को बहुत क्लियरली समझा सकूं। So just logged in, I'm coming back. So now I'm back on my writing board and I can do any type of mathematics here. और जैसे कि मैंने पहले सजेस्ट करा, आप इन क्लासेस को बिल्कुल इंटरेक्टिव क्लासेस की तरह लेंगे, इन वीडियोस को। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लर्निंग करेंगे, कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, कुछ डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। आपको इजी करने के लिए मैंने इस एग्जाम्पल्स का एक लिंक डिस्क्रिप्शंस में दे दिया, जिससे आप इन क्वेश्चंस को, क्वेश्चन शीट को या टेस्ट शीट को या प्रैक्टिस शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका प्रिंट लेके भी आप बैठ सकते हैं इस पूरे डिस्कशन के अंदर। आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि कई बार कैरेक्टर साइज काफ़ी छोटा दिखता है इन क्वेश्चंस का जब हम वीडियोस में देखते हैं, तो इसलिए मैंने उसकी अलग से फाइल बना के उसे अटैच कर दिया इसके अंदर। सबसे पहले यदि हम कॉन्सेप्ट की बात करें, तो बेसिक रिवाइज करने के लिए प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम पे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, दैट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इस नाम से समझ में आ रहा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसकी सारी पॉसिबल आउटकम्स तो हमें पता है, बट हमें ये नहीं पता कि एक पर्टिकुलर ट्रायल पे क्या आउटकम आएगी। यदि हम सिंपल वे में एग्जाम्पल लेंगे, सपोज मैंने एक कॉइन टॉस करा, अब मुझे ही पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, बट मुझे ये नहीं पता कि अब जब मैं टॉस करूंगा तो मुझे एग्जैक्टली या एक्चुअली क्या मिलेगा। तो हर ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं, कई बार हम खाली इसे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और ये जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, जैसे कॉइन के केस में या तो हेड आएगा या टेल आएगा, उसकी कलेक्शन को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सो सैंपल स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आप लोगों ने स्कूल में भी प्रोबेबिलिटी करी है, अपने कॉलेज में भी प्रोबेबिलिटी करी है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग, नॉट एज्यूमिंग कि मैं ये समझूं कि इस समय आपको ये सारी चीज़ें याद होंगी। तो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आई एम जस्ट रिवाइजिंग दीज थिंग्स विद यू। सो आई हैव डन रैंडम एक्सपेरिमेंट विद यू, आई हैव टोल्ड व्हाट द सैंपल स्पेस। द सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट इवेंट। So event is a subset of sample space. So any subset of sample space is an event. अब ये मान के चलिए, अब चल सपोज आपने 2 कॉइन टॉस करे, 2 कॉइन टॉस करने पे आपका सैंपल स्पेस क्या बना? हेड हेड बना, हेड टेल बना, टेल हेड बना और टेल टेल बना। ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, क्योंकि यही पॉसिबल आउटकम्स है। और यदि हम देखें ऑर्डर ऑफ सेट, ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, दैट इज 4। अब सपोज मैं इवेंट डिफाइन करता हूं अपना, इवेंट ए इज गेटिंग ए हेड ऑन द सेकंड कॉइन। हमने 2 कॉइन टॉस करें और हमने इवेंट ए डिफाइन कर दिया गेटिंग हेड ऑन द सेकंड कॉइन। तो हेड ऑन द सेकंड कॉइन मींस कौन कौन सा केस? ये वाला केस और ये वाला केस। तो इसका मतलब मेरा इवेंट इस केस में हो जाएगा एच एच एंड टी एच, विच इज ऑब्वियसली ए सबसेट ऑफ माई सैंपल स्पेस। So you know about random experiment, and then you know about event, and then you know about sample space. So ये basics हो गया। अब suppose, अब यदि मैं conditional probability की बात कर रहा हूँ, suppose मेरे पास 2 events हैं A and B. These are 2 events. These are associated with the same sample space of a random experiment. तो एक random experiment है of a random experiment.
तो दो इवेंट्स में कंसीडर कर रहा हूँ जो एसोसिएटेड है विद द सेम सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसका मतलब मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड मुझे गिवन है दैट द इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब क्योंकि अब मैं, यदि मुझे खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालना होता तो मैं पूरा सैंपल स्पेस कंसीडर करता, बट अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है गिवन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। इट मींस अब मुझे सैंपल स्पेस एस में से खाली वो पोर्शन अपने सैंपल स्पेस की तरह लेना है जिसमें इवेंट बी हैज टेकन प्लेस। इट मींस मेरा सैंपल स्पेस श्रिंक हो जाएगा। इट मींस अब जो मेरा सैंपल स्पेस होगा, जो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस होंगे, वो मेरा ऑर्डर ऑफ बी होगा, क्योंकि बी इवेंट ऑलरेडी आकर कर रख चुका है और मुझे इसमें से वो फेवरेबल केसेस लेने हैं जो मेरे इवेंट ए को फेवर करते हैं। तो इसका मतलब डिनोमिनेटर में जहां हम टोटल नंबर ऑफ केसेस लिखते हैं, अब ऑर्डर ऑफ द सैंपल स्पेस नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ द इवेंट बी होगा, और न्यूमरेटर में ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा, क्योंकि बी में से मुझे वो केसेस लेने हैं जो मेरे इवेंट ए को फेवर कर रहे हैं। और प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन की वजह से हम इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से आप चाहे ये यूज कीजिए, चाहे ये यूज कीजिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइम यूर हैव। मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन बी ऑलरेडी गिवन है, मुझे उसे सेटिस्फाई करना है, तो मैं ओरिजिनल सैंपल स्पेस का खाली वो पोर्शन लूंगा जो बी से सेटिस्फाई हो रहा है। तो इन ए वे, इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग द फुल ओरिजिनल सैंपल स्पेस, I'll consider only that portion of the sample space which adheres to my event B, and this becomes my new sample space. तो इसलिए डिनोमिनेटर में हमने ऑर्डर ऑफ B लिखा। बट B को सेटिस्फाई होते होते मुझे इवेंट A करना, इट मींस बेसिकली आई वांट दैट B which is also satisfying A. It means basically I want A and B. तो इसलिए न्यूमरेटर में A इंटरसेक्शन B या A एंड B लिया गया है। आई होप आप सबको सेट थ्योरी से पता होगा, यदि ये A है, ये B है, तो ये जो पोर्शन होता है दैट इज A एंड B। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह आप लिख सकते हैं B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है, सेम लॉजिक, इट इज ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ऑर्डर ऑफ A, which is rightly probability of A intersection B upon probability of A. So that is the basic definition of probability. Suppose I number this as 1 and I number this as 2. यदि आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, if you just look at this from 1 मैं क्या लिख सकता हूँ? From 1 I can write probability of A intersection B is equal to probability of A given B and into probability of B. And from similarly from 2 I can write probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B given A. तो आपको क्या ध्यान रखना होता है, ये जो ये वाला है ना, ये यहाँ आता है, बेसिकली ये यहाँ पे आता है, और इस रूल को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लिकेशन रूल। So this is the multiplication rule of probability. तो कभी भी हमें probability of A and B निकालनी हो, A as well as B, A and B, A intersection B, तो हम इस multiplication rule को यूज कर सकते हैं, इसका एक एडवांटेज। बट यदि हम और आगे मूव करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में, अब लाइक सपोज मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ रही है, सपोज आई हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B गिवन सम थर्ड इवेंट C। कि थोड़ा सा और एक स्टेज हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हम सेट थ्योरी में करा करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से हमें निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन C। यदि मैं आपको रिवाइंड करवाऊं फॉर्मूला, आपको याद होगा जब हम सेट थ्योरी पढ़ा करते हैं तो ऑर्डर ऑफ A यूनियन B इज ऑर्डर ऑफ A प्लस ऑर्डर ऑफ B माइनस ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन B। आपको याद ही होगा कि इस तरीके से हम सेट थ्योरी में पढ़ा करते हैं फॉर्मूलाज को। तो उसी, बिकॉज सेट इज प्रोबेबिलिटी भी सेट थ्योरी पे बेस्ड है, तो इस तरीके से हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मेरे पास आपको देने के लिए, दिस ऑल्सो कैन बी यूज, दिस इज नंबर 4। और यदि हम नंबर 5 में देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए बार बी। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि ये ए बार होता क्या है। मेरे ख्याल से हम सबको ही पता है। ए बार को हम इस तरीके से भी डिनोट करते हैं, हम इसे इस तरह से भी डिनोट करते हैं, हम इसे नॉट ए भी कहते हैं, और हम इसे इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और यदि प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में हम बोलें तो हम कैसे बोलेंगे? सपोज एक इवेंट ए है गेटिंग ए हेड, तो उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा नॉट गेटिंग ए हेड। तो यदि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉट ए गिवन बी, then it will simply be 1 minus probability of A given B. This is also an important formula. And just to remind you, probability of not A is equal to 1 minus probability of A. From the basic probability theorem, we also know about it. but यदि हम अपनी इस नॉलेज को थोड़ा सा और एक्सपैंड करते हैं तो आपको याद होगा कि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स प्रोबेबिलिटी में और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स मेरे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स बेसिकली होते क्या हैं? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हम उन इवेंट्स को कहते हैं इफ द occurrence of one event does not influence the occurrence of the other event. For example, यदि आपने दो कॉइन टॉस करे तो पहले कॉइन पे क्या आ रहा है वो दूसरे कॉइन को नहीं इफेक्ट करेगा, और दूसरे कॉइन पे क्या आ रहा है वो पहले कॉइन को नहीं इफेक्ट करेगा, पहले कॉइन की आउटकम को नहीं इफेक्ट करेगा। तो ऐसे इवेंट्स को हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। इसका मतलब आपस में उनका कोई इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे नहीं है किसी भी तरीके का। अब जब इवेंट्स ही इंडिपेंडेंट है तो सपोज ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। एक हम पर्टिकुलर केस कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है और हमें एग्जाम में आ जाता है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब हमें पता है क्योंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम पे बी है या नहीं है। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज सिंपली ए बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में हमें वरी करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज सेम एज एन ऑर्डिनरी प्रोबेबिलिटी। बट हमें एक और भी चीज पता होनी चाहिए, यदि ए एंड बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए प्राइम एंड बी प्राइम भी इंडिपेंडेंट होंगे। इसी तरह ए प्राइम एंड बी भी इंडिपेंडेंट होंगे एज वेल एज ए एंड बी प्राइम भी इंडिपेंडेंट होंगे। सब कॉम्बिनेशंस इंडिपेंडेंट होंगे। आगे कुछ एग्जांपल्स में हमारे को ये काम आ सकती हैं चीजें कि यदि ये बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए प्राइम एंड बी प्राइम भी इंडिपेंडेंट है, ए प्राइम एंड बी भी इंडिपेंडेंट है, ए एंड बी प्राइम भी इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट के केसेस में हम इस तरीके से देख सकते हैं। बट यदि अब मैं अपने इस फॉर्मूले, इफ आई एम जस्ट लुकिंग एट द फॉर्मूला, वेयर इज दैट फॉर्मूला, मल्टीप्लिकेशन रूल। हाँ, यदि मैं मल्टीप्लिकेशन रूल 3 को देखता हूँ तो अब 3 में ये जो ए, यदि मैं दोबारा से लिख लेता हूँ इस 3 फॉर्मूले को। मेरा 3 फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ, my third formula was, formula third is probability of A intersection B is probability of A given B into probability of B. But let A and B are independent. तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ये हो जाएगा probability of A into probability of B। और इसे ही हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरह ले लेते हैं कि जब भी probability of A intersection B is same as the product of the probabilities of the these individual events, then those events are independent. तो जब भी probability of A and B is equal to probability of A into probability of B, तो हम सेफली कह देते हैं कि events independent हैं। इसी तरह दूसरे इवेंट्स हुआ करते थे प्रोबेबिलिटी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे आपने कॉइन टॉस करा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों नहीं आएंगे एट द सेम टाइम। तो जब एक इवेंट होने से दूसरा ना एग्जिस्ट करे या दूसरे के एग्जिस्ट करने से पहले ना एग्जिस्ट करे तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। जस्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सेम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उन पर कॉमन अकरेंस नहीं होती है, जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स पे कॉमन अकरेंस भी हो सकती है। दैट्स ए पॉसिबिलिटी। तो आपको एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए ध्यान रखना है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख देता हूँ विच यू शुड नो, दैट्स ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्लू से नॉर्मली मैं वो पॉइंट्स लिख रहा हूँ जो आपकी रेफरेंस के लिए हैं।
तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स और कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो जो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं, तो इंडिपेंडेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ probability of events. It is defined in terms of probability of events. Whereas mutually exclusive is defined in terms of events only. तो इसका मतलब जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स की टर्म्स की बात करते हैं, बट जब हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात नहीं करते हैं तो हम खाली इवेंट्स की बात करते हैं। और इंपॉर्टेंट ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नेवर हैव एन आउटकम विच इज कॉमन, बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स मे हैव कॉमन आउटकम्स। एक एग्जांपल्स हम आपको करके दिखा देते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। ऑल्दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स मेरे इस लेक्चर का पार्ट नहीं है, बट क्योंकि हर कुछ इंपॉर्टेंट है, जब एक चीज आप पढ़ रहे हैं तो इट बेटर रहता है कि जो भी टर्म साथ में आ रही है वो आप रिवाइज करते रहे। बिल्कुल वही अप्रोच अडॉप्ट करिए जो हमारे सर्च इंजन में होती है, लाइक गूगल में सपोज आपने उसमें डॉक्टर संजय डाला तो डॉक्टर संजय से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको सर्च इंजन दिखाएगा। द सेम शुड बी योर वे ऑफ लर्निंग। आप यदि प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात हो रही है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स भी आपको पता होना चाहिए। आप इट वॉन्ट टेक मच टाइम, यू कैन जस्ट ईजिली रिवाइज इट, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ, सपोज आई हैव एन एग्जाम्पल, ए डाई इज थ्रोन। मेरे ख्याल से डाई आप सब जानते हैं, आपने बचपन में लूडो भी खेला होगा, आपने बचपन में स्नेक एंड लेडर भी खेला होगा, सांप सीढ़ी जिसे हम कहते हैं। तो उसमें जो पारा या डाई हम डालते हैं जिसमें 6 फेसेस होते हैं और उस पर नंबर एम्बोस्ड होते हैं, प्रिंटेड होते हैं 1 2 3 4 5 6। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। ए डाई इज थ्रोन। अब मेरा इज इवेंट दैट द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये मेरा इवेंट हो गया, इट इज ए मल्टीपल ऑफ 3। और मैंने एक दूसरा इवेंट ले लिया, एफ द नंबर अपीयरिंग इज 7। ठीक है, ये मैंने एक डाई को थ्रो करा, 2 मैंने इवेंट कंसीडर करा। आपको पता है डाई में 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स होंगे। इवेंट हो गया कि जब आपने डाई थ्रो करी तो जो नंबर आया वो मल्टीपल ऑफ 3 है, या तो 3 है या 6 है, या बस यही, या तो 3 है या 6 है। एफ है कि जो नंबर अपीयर हुआ है वो इवन है, इसका मतलब या तो 2 है या 4 है या 6। तो ये आपका आ गया। हमें देखना है आर ई एन एफ इंडिपेंडेंट। ये मेरा सपोज क्वेश्चन है, मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि यदि इवेंट इंडिपेंडेंट है तो हमने अभी देखा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमारे लिए आंसर निकालना ईजी हो जाता है, क्योंकि फिर वो गिवन वाला पोर्शन हमारे लिए मीनिंगफुल ही नहीं रह जाता क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। अब सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरे इवेंट्स इंडिपेंडेंट है। आप खुद बताइए। सबसे पहला मुझे एकदम देखते कंफ्यूजन क्या होता है कि नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3 और यह नंबर इवन है, और जो 3 का मल्टीपल 6 है, दैट्स आल्सो एन इवन नंबर। तो मुझे एकदम क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा है कि इसमें कॉमन अकरेंसेस हैं, कि ऐसी एंट्रीज हैं जो दोनों इवेंट्स के अंदर हैं। तो हम में से काफ़ी लोग ये गलती करते हैं कि हम एकदम कह देते हैं नहीं ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आप ये मत कहिए ये इंडिपेंडेंट नहीं है, हाँ आप ये कह सकते हैं कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है डायरेक्टली। जैसे आपने देखा कॉमन अकरेंस है, आप सेफली कह सकते हैं इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बट इंडिपेंडेंस के लिए अगेन यू हैव टू चेक, आपको प्रोबेबिलिटीज निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले मैं इसका सैंपल स्पेस देखता हूँ। इसका सैंपल स्पेस जैसे मैंने अभी भी बताया वो सारे नंबर्स हैं जो 1 से लेके 6 तक, ये मेरा सैंपल स्पेस हो गया। मेरा इवेंट ई हो गया यहाँ पे 3 से 6 तक। मेरा इवेंट एफ यहाँ पे हो गया 2, 4 एंड 6 तक। और फिर यदि मैं ई इंटरसेक्शन एफ देखूं तो ये आ गया कॉमन एंट्री 6। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूजिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट इज 2/6, दैट इज 1/3। Probability of f is 3/6, that is 1/2, and probability of E intersection f is 1/6. And now you just look at this. If I multiply these two, I'm going to get this. So it means what is happening? It means it is implying that probability of E intersection f is probability of E into probability of f. So it rightly says E and F are independent. तो इसका मतलब इंडिपेंडेंस का कॉमन अपीयरेंस से कोई मतलब नहीं है। कॉमन अपीयरेंस है तो आप सेफली कह सकते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है।
बट यदि कॉमन अपीयरेंस नहीं है या है भी तो भी आपको ये चेक करके यह बता पाएंगे वो इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसीलिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे टेकअप करा, ऑल्दो इट वाज this video or lecture is not directly related with independent events. So I'll launch another video in which I'll discuss various terminologies used in probability, like जिसमें सब कुछ independent events पे examples, mutually exclusive पे examples, और सारे जो इस तरह के concepts होते हैं, like equally likely क्या होता है, mutually exhaustive क्या होता है, mutually exclusive क्या होता है, इस तरह की सारी चीज़ें मैं discuss करना चाहूँगा, या pack of cards के results, chess board के result, dice के, coin के. So in one of my videos I'll lay some light on these type of things. अब फिर हम एग्जाम्पल्स करते हैं, उसके बाद हम कुछ एडवांस्ड एग्जाम्पल्स पे चलेंगे. I hope you must be finding it interesting. So be involved, you know, it's your life. You just do not take it to be lightly. Be very consistent in efforts. Consistency रखिए, इंटरेस्ट रखिए, क्योंकि जो भी सीख रहे हैं आप अपने लिए सीख रहे हैं. आप सीख पाएंगे तो आप एग्जामिनेशंस में इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे. नहीं समझ आता है वीडियो को दोबारा सुनिए, नहीं समझ आता है दोबारा सुनिए, प्रैक्टिस कीजिए. फिर भी कोई डाउट रह जाता है, जस्ट राइट ए मेल टू मी. आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, राइट ए मेल टू मी. यदि मुझे अप्रोप्रिएट लगेगा, मुझे यदि वो लगी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की हो सकती है, तो मैं उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा. बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा, मेरा और आपका ये रहेगा कि आप सक्सेसफुल हो सकें, आप चीज़ों को सीख सकें, खाली सीख ही ना सकें, उन्हें अटेम्प्ट कर सकें राइट टाइम पे. क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत बड़ी चीज़ें आप घर पे सॉल्व कर लेते हैं, बट एग्जामिनेशंस में नहीं हो पाती. तो हमें इतनी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट की इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड विच इज द क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड सपोर्टेड बाय द प्रैक्टिस, कि इमीडिएटली एग्जाम में देख के हमें मेथड्स स्ट्राइक कर सकें और हम उन पे आंसर लिख सकें. अब दोबारा से एक बारी एक प्रॉब्लम वो हम देखते हैं. जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं जब जनरल डिस्कशन आपके साथ कर रहा था, तो मैंने एक प्रॉब्लम आपके साथ ली थी कि हमने सपोज एक कॉइन को 2 बारी टॉस करा और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दूसरे कॉइन पे टेल हो, जबकि मुझे ऑलरेडी गिवन है कि पहले कॉइन पे हेड हो. तो अभी हमने जो फॉर्मूला सीखे हैं उसके बेसिस पे मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ. सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस. ओके, 2 बारी में टॉस कर रहा हूँ. व्हाट आई एम गिवन, head appeared on coin on first toss. ये मेरी कंडीशन है, ये मुझे गिवन है, या सिंपल वे में ये मेरी कंडीशन है. So I'm tossing a coin twice. I'm given that head appeared on the first toss. To find the probability that tail appeared on second toss. सपोज मुझे ये करना है, और मुझे ये भी पता है मेरी कंडीशन क्या है, मुझे ये भी पता है मुझे क्या करना है, मतलब मुझे क्या करना है. बट अभी हम इसमें देखें, सबसे पहले हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा. बहुत बारी हमने इसे डिस्कस कर लिया. एक कॉइन को 2 बारी कर रहे हैं, तो ये हेड हेड भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है, एंड टेल टेल भी हो सकता है. वी ऑल नो दिस. मेरा इवेंट ए, सपोज T appeared on, जिसको भी आपको निकालना है आप उसे इवेंट ए मानिए, जो आपको गिवन है आप उसे इवेंट बी मानिए. ठीक है, नॉर्मल टेंडेंसी है कि जो आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है, यू डिनोट दैट बाय इवेंट ए, और जो आपको गिवन है इवेंट बी. ए है टेल अपीयर्ड ऑन द सेकंड टॉस, तो हेड टेल एंड टेल टेल. बी है हेड अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट toss or flip, HT and HH. And is there anything common? तो यदि मैं इंटरसेक्शन B निकाल रहा हूँ तो मेरे ख्याल से एक मेरे पास कॉमन है, HT. अब डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज क्या हो गई, मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटीज को मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है. 2/4 that is 1/2. Probability of B is 2/4 that is 1/2. Probability of A intersection B that is 1/4. Now what I need to find out, I want to find the probability of A given B, और जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा था हम उसे लिख सकते हैं order of A intersection B upon order of B
What is order of A intersection 1? What is order of A intersection B? That is 2. So my answer comes out to be 1/2. और यदि मैं probability की तरह इसे use करता, probability of A intersection B upon probability of B, और ऊपर से probability of A intersection B है 1/4, probability B है 1/2. When I solve this, what I am going to get? So 1/4 upon 1/2, which comes out to be 1/2. तो इस तरीके से हम probabilities को consider करते हैं. Okay, so having some idea at least, we'll be doing some more examples. So let's proceed further. अब मैं कुछ वो examples ले रहा हूँ जो मैंने आपके साथ आपके इसमें attach कर रखे हैं, like वो examples. जिन examples को मैं यहाँ पे illustrate करूँगा और उनको numbering में दूंगा question 1, 2, जिस तरीके से मैंने attachment में वो questions आपके साथ fix कर रखे हैं, attach कर रखे हैं. So सबसे पहले question 1. बिल्कुल आप उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे. ओके, विल रिस्पॉन्ड एग्जैक्टली इन द सेम वे एज यू डू इन द क्लासरूम्स. मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ. तो आपके रेफरेंस के लिए मैं इस क्वेश्चन को इसको कटिंग पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ. ओके, तो यहाँ से, बट आपके लिए अटैच शीट ऑलरेडी है. यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, एंड दिस आर सम वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस. सो दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. सो आई कॉपी इट फ्रॉम हियर एंड सी. मैं यहाँ पे एंड देन उस स्पेस में हम इसे पेस्ट करेंगे. बट हो सकता है कैरेक्टर साइज थोड़ा छोटा हो, तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप प्रिंट ले सकते हैं. सो इट्स हियर. तो यदि आप प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, इफ यू जस्ट रीड दिस प्रॉब्लम. 4 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting exactly 2 head given that at least 1 head has appeared on an even trial? अब जितना भी कॉन्सेप्ट हमने सीखा, बेसिक्स हमने सीखे, बेसिक एग्जाम्पल्स हमने सीखे, उस पे अब हम थोड़ी सी और अच्छे एग्जाम्पल्स उठा रहे हैं जो एग्जामिनेशंस में आएंगे. तो आपने 4 कॉइन टॉस करे तो ऑब्वियसली एक कॉइन में 2 आउटकम हैं, दूसरे में भी 2 हैं, तीसरे में भी 2 हैं, चौथे में भी 4 हैं. तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस केस में हो गई, या जिसे हम कहते हैं सिंपल स्पेस का साइज जो हो गया, दैट इज 2 rows to 4. I hope and I have confidence that each one of you must be knowing it. तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे 2 raised to 4 हो गए. अब हमें गिवन क्या है? सबसे पहले हमें निकालना क्या है? वी हैव एग्जैक्टली 2 heads. सो लेट A इज द इवेंट रिप्रेजेंटिंग एग्जैक्टली 2 heads. जैसे मैंने अभी ऊपर के एग्जांपल में बताया कि जो आपको निकालना है उसको नॉर्मली ए रखिए, और जो आपको गिवन है उसे आप नॉर्मली बी से डिनोट कीजिए. सो एटलीस्ट 1 head, बट इट इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, इट्स जस्ट ए कन्वेंशन. सो एटलीस्ट 1 head appears on an even trial. अब में से काफ़ी लोग वीडियोस देखते हैं अपने लैपटॉप पे, तो सॉरी मोबाइल्स पे. तो हो सकता है कि एक्सरसाइज आपको क्वेश्चन का थोड़ा सा छोटा लगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैंने ऑलरेडी अटैच कर रखे हैं क्वेश्चंस. तो कुछ सिचुएशन के हैं, आपने 4 कॉइन टॉस करें, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड्स की, और आपको ये गिवन है कि एटलीस्ट 1 head appeared on an even trial. इसका मतलब दूसरे में या चौथे ट्रायल में कम से कम 1 head अपीयर हुआ होगा, ये आपको गिवन है. तो what you actually want to find out, आपको अब निकालना है probability of A given B, and probability of A given B is probability of A intersection B divided by probability of B. अब इस केस में probability B है at least 1 head appears on an even trial. इसका मतलब या तो 1 head appear होगा even trial पे, या दोनों इवेंट ट्रायल्स पे हेड्स अपीयर होंगे. तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हमारे लिए बेटर क्या होता है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम कंसीडर करें, और मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह निकाल दूंगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी. दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नो हेड अपीयर्स ऑन एन इवेंट ट्रायल. तो जब भी एटलीस्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है ना, तो बेटर रहता है कि आप कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम डील करें. और कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो नॉट बी है उसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या हैं. यदि मैं ट्रायल्स को डिफाइन करता हूँ, नॉट बी ये मेरा हो गया 1, 2, 3 and 4. ये मेरे 2 इवेंट ट्रायल्स हैं. अब ये कह रहे हैं नो हेड अपीयर्स ऑन इवेंट ट्रायल. इसका मतलब आप पहले ही इसमें
टी रख दो और फिर पॉसिबिलिटीज देखो। इन दोनों जगह को आप एच के लिए हटा दीजिए, अब इन जगह पे खाली टी रखिए, फिर आप देखिए कि कितने केसेस आप बना सकते हैं, हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल जब कोई भी हेड इवन ट्रायल पे अपीयर नहीं कर रहा, खाली टेल्स कर रहा। हो सकता है दोनों जगह हेड हो, ये एक पॉसिबिलिटी है। हो सकता है यहाँ हेड हो यहाँ टेल हो सकता है यहाँ पे टेल हो यहाँ पे हेड हो, और हो सकता है यहाँ पे भी टेल हो यहाँ पे भी टेल हो। कोई और केस तो मुझे दिखाई दे नहीं रहा। अब ये सेकंड केस पे सब जगह टी, क्योंकि आपने सेकंड लाइन को टी के लिए फिक्स कर दिया। तो आपने देखा कि नॉट बी में आपके पास 4 केसेस हैं और टोटल केसेस आपके पास 16 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी हो गई 4/16, दैट इज 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास हो गई 1 - 1/4, दैट इज 3/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपकी 3/4 हो गई। अब आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। हाउ विल यू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी? जिस तरह आपने नॉट बी निकाला उसी तरह आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। 4 ट्रायल्स आपके पास है, 1 2 3 4, ये इवन वाले आपके पास ट्रायल्स हैं जो आपके कंसिडरेशन में। ए एंड बी का मतलब अब आपके लिए क्या हो गया, आपको एग्जैक्टली 2 हेड्स चाहिए और इवन ट्रायल पे कम से कम एक जगह हेड। एग्जैक्टली आपको 2 हेड्स चाहिए और इवन पे एक ना एक हेड होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स ऑन एन इवन ट्रायल। बताइए क्या क्या केसेस बनेंगे इंटरसेक्शन बी में? टेक योर टाइम, आई एम वेटिंग। ये भी एग्जैक्टली 2 हेड्स हैं, 2 हेड्स आपको चाहिए हर आउटकम में, हर पॉसिबिलिटी में 2 हेड चाहिए एंड एटलीस्ट 1 हेड अपीयर्स ऑन एन इवन ट्रायल। बताइए क्या होगा? तो 3 केसेस बनाना शुरू करें। एच एच टी टी, टी एच एच टी, 2 से ज़्यादा ऐड नहीं चाहिए। टी एच टी एच, एच टी टी एच एंड टी टी एच एच। कोई और केस बनता है आपके हिसाब से? अब देखिए हर पॉसिबिलिटी में, हर केस में 2 हेड हैं और इवन प्लेस पे एक ना एक हेड है। जैसे पहले वाले केस में इवन प्लेस पे एक हेड है, दूसरे वाले में इवन प्लेस पे एक हेड है, तीसरे वाले में इवन पे 2 हेड है, चौथे में इवन पे एक हेड है, पांचवें में इवन प्लेस पे एक हेड है और हर आउटकम में एक हेड है। तो इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 हो गया एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट इज 5/16। इन सबको उठा के आप नंबर 1 फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। सो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो व्हाट इट गिव्स यू, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B is 5/16 upon 3/4, that is 5/16 into 4/3. You cancel it this and it comes out to be 5/12. So that is my first example. कहीं भी कोई confusion आप देख सकते हैं, ये example already आपके पास है and I hope आपको समझ आया होगा। Take your time, just go through it. In the meantime, मैं सेकेंड क्वेश्चन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, पढ़िए इसे प्लीज, just go through it and see whether you are able to do this or not. So those of you who are not, those of you who are not able to read this properly, considering the character size to be very small, I just read it out. In an election, there are 4 candidates. एक इलेक्शन है जिसमें 4 कैंडिडेट्स हैं, A, B, C and D। उन चारों के हमने जीतने के चांसेस दे रखे हैं, प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। A के जीतने की चांस है 0.4, B की 0.3, C की 0.2 एंड D की 0.1। इलेक्शन से पहले C ने विड्रॉ कर लिया, इट मीन्स C इज नॉट गोइंग टू विन, इट इज गिवन टू अस। क्योंकि उसने विड्रॉ कर लिया है तो हमें कंडीशन क्या है कि C इज नॉट गोइंग टू विन, ही इज नो लॉन्गर ए कैंडिडेट, मीन्स C इज नॉट गोइंग टू विन। What are the new chances or the new probabilities for A, B and D to win? So simple correction here, it is D, not C. क्योंकि C तो withdraw कर चुका है, so there is a small correction in this. What are the new chances for A, B and D to win the election? तो suppose जो given है A, B, C, D, उसी से हम उसके event divide कर देते हैं। A means A wins, similarly B means B wins,
C event is C wins and D event is D wins. Suppose हम इसे ऐसे मान लेते हैं और हमें यहाँ पे given है probability of A is 0.4, probability of B is 0.3, probability of C is 0.2 and probability of D is 0.1. I am given this. मुझे निकालना क्या है? What I need to find out? I have to find out probability of A not C, probability of B not C, probability of D not C. These are the things I have to find out. I know the formulas for those. इसका मतलब ये हो गया probability of A intersection C complement divided by probability of C complement. और यदि इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं एक्सपैंड करूं, अब यदि अपनी वेन डायग्राम, कई बार हम वेन डायग्राम की हेल्प ले सकते हैं, वी कैन टेक द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स. में इसे अलग कर देता हूं, यहाँ पे समझा देता हूँ वेन डायग्राम. ये सपोज आपका E है, ये आपका C है. आपको चाहिए दिस इज A बट नॉट C. A बट नॉट C मीन्स इतना पोर्शन, जिसे हम यदि सेट थ्योरी थोड़ी सी समझें तो इसको हम ओनली A भी कहते हैं, या हम इसको A माइनस C भी कहते हैं. आई होप आपको याद हो. और यदि मैं ऑर्डर ऑफ A माइनस C निकालना चाहूँ, सो ऑर्डर ऑफ A माइनस C इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ A माइनस ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन C. तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मेरा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इफ आई एम यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा दिस प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C होल डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट C. इसी तरह से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसी तरीके से आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C, यदि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C की बात करें जो यहाँ पे है, अब आपको पता है जब कोई इलेक्शन होगा तो एक ही कैंडिडेट जीतेगा ना चारों में से, तो A और C एक साथ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता. इसी तरह B और C साथ नहीं हो सकता, D और C साथ नहीं हो सकता. तो इन सब की प्रोबेबिलिटी 0 है. इनमें तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि इलेक्शन है तो खाली एक ही आदमी जीतेगा ना, तो हम ये तो एज्यूम है कि ये तो 0 है. तो इसलिए हम यदि ये वाला फॉर्मूला सीधा अप्लाई करते हैं और हम इसका प्रोबेबिलिटी को निकाल लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन नॉट C is, what is probability of A? Probability of A is 0.4. Here it is, probability A is 0.4. So this is 0.4. Probability of common is 0. And what is probability of not C? Probability of not C is 1 minus probability of C. What is probability of C? It was 0.2. So 1 minus 0.2, it means it is 0.8. So your 0.8 comes out here. So what your answer is? That is 1 by 2 or 0.5. So probability of A given not C is 0.5. Similarly, you can find out probability of B given not C. So similarly, you can find out other probabilities. So what is probability of B given not C? Same logic. 0.3 minus 0 upon 0.8, that is 3 by 8. And probability of D given not C is probability of D. What is probability of D? That is 0.1 minus 0 upon probability of not C, and probability of not C is already 0.8, that is 1 by 8. So I think that makes things clear for you. किसी को confusion है, just write me an email or try to spend some time. You would be able to do it. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में. लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3. आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दिस स्पीड. आई होप यू आर कंफर्टेबल विद दीस टाइप ऑफ थिंग्स. धीरे धीरे आपको अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी, मतलब लाइक स्पीड से ही आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है. हमेशा ध्यान रखिए, आप जब लर्न करते हैं बेशक थोड़ा धीरे धीरे आप सोच सकते हैं, बट आप जितना फास्ट सोचने की कोशिश करेंगे, आप जितना फास्ट लिखने की कोशिश करेंगे, आप जितना फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतनी स्पीड बढ़ेगी. और आपको पता ही है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्पीड टेस्ट भी होते हैं. कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपने कॉलेज में या एंट्रेंस में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, बट आप पे घर आके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. रीजन बीइंग एकदम कॉन्सेप्ट नहीं स्ट्राइक करा या आपकी स्पीड कंफर्टेबल नहीं थी. तो साथ साथ अपनी स्पीड पे काम कीजिए, साथ साथ अपनी कॉन्सेंट्रेशन पे काम कीजिए. कभी भी आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि स्पीड दूसरे की ज़्यादा है तो आप नहीं समझ पा रहे. आपको कोशिश करनी है कि आप चीज़ों को समझ पाएं कंफर्टेबली.
जब आप उन्हें समझ पाएंगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे। आप सिंपल सा लॉजिक लीजिए, यदि आप से सामने वाला कोई बहुत स्लो बोलता है आपके साथ तो ऑब्वियसली आपको स्लो सुनने की आदत पड़ती है, बट जैसे जैसे आप तेज चीज़ों को सुनने की आदत डालते हैं तो आपकी स्पीड इन कॉन्सेंट्रेशन अपने आप बढ़ती है। और वैसे भी स्पीड कॉन्फिडेंस शो करता है, एंड आई वांट माय स्टूडेंट्स टू हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के एंट्रेंसेस या एग्जामिनेशंस क्लियर नहीं होते। कॉन्फिडेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए और लर्निंग चाहिए, टायरलेस लर्निंग चाहिए, थकना नहीं है। ये जो टाइम है, टफ टाइम है आजकल कोविड का, बट इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। ऑल्दो इट इज नॉट द गुड टाइम फॉर एनी वन ऑफ अस, यू नो, वी आर ऑल अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, बट साथ ही साथ इसने आपको टाइम भी दिया। बहुत सारी एक्टिविटीज इसने आपकी कर्टेल कर दी जिनमें आपका टाइम लगा करता था। आपको मूवीज नहीं जाना, आपको मॉल्स नहीं जाना, आपको और एक्टिविटीज नहीं करनी। सो व्हाई डोंट यू यूटिलाइज दिस टाइम फॉर योर ओन वेलफेयर? तो टाइम को यूज कीजिए। चलिए वापस आते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा मैथमेटिकल है, लाइक कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन है। हमने दो इवेंट्स इसमें ए एंड बी दिए हैं। ए की प्रोबेबिलिटी दी है, बी की प्रोबेबिलिटी दी है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी है। वेन डायग्राम में जब हम सेट थ्योरी पढ़ा करते थे, ए यूनियन बी का मतलब है ये सारा का सारा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं बिलीव करता हूँ कि यदि कोई भी कॉन्सेप्ट बीच में आए तो हम उसे रिवाइज करें, जिससे आपको वीडियो के बीच में कहीं और जाके चीज़ों को चेक ना करना पड़े। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है हमें, तो सबसे पहले हम उसी को यूज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इट मीन्स यहां से मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मैं पसंद करूंगा यदि आप में से कोई इसे अपने आप मेरे से जल्दी सॉल्व कर ले। मैं थोड़ा स्लो चला रहा हूँ यहाँ पे, जब मैं अपनी क्लासेस में होता हूँ ऑब्वियसली मैं स्पीड थोड़ी और ज़्यादा रखूंगा, बट वीडियोस में मैं चाहूँगा कि आप मेरे से पहले इसे सॉल्व कर लें। तो डोंट जस्ट लुक एट द स्क्रीन, डोंट जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। अपने आप करने की कोशिश कीजिए। हमेशा वीडियोज़ में एक कॉपी और पेन लेके बैठिए, आगे के सारे लेक्चर्स में भी। दे शुड ऑल बी वेरी वेरी इंटरेक्टिव, ओके? यू विल नेवर गेट बोर्ड। आप बोर नहीं होंगे कभी। जैसे मूवी देखते हुए आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट आप बोर नहीं होते। सेम आपकी लर्निंग होनी चाहिए। आपको बोर नहीं होना है, आपको इंटरेस्ट लगना है, आपको सीखना है चीज़ों को, आपको मोटिवेट होना है। अब हमने प्रोबेबिलिटीज पुट करी 0.5, यहाँ पे हमने पुट करा 0.6 और यहाँ पे हमने पुट करा 0.8 एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स मी 0.3। नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड, अब मुझे निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। Now so many times we have done that formula now, probability of, so अब तक तो आपके अंदर चला गया होगा ये फॉर्मूला, इनकलकेट हो गया होगा। P intersection B that is 0.3 and what is probability of B that is 0.6, that is 1/2, and similarly probability of B given A. Now I won't write the formula, 0.3 upon probability of A that is 0.5, it means 3/5. So that was quite simpler. मुझे नहीं लगता आप में से एक भी स्टूडेंट को इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम आई हो। सो देन कम्स आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई एम गिविंग यू 1 सेकंड। टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ, ओके? लंबी गहरी सांस लीजिए। मैथमेटिक्स इज रियली फन एंड प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो आपको हमेशा चैलेंज करते हैं, जो हमेशा आपको इंटरेस्ट देते हैं। So I'll read it out for those who are not able to see this, but कोशिश कीजिए कि आप इसे पढ़ सकें, आप इसे देख सकें। बड़े क्वेश्चन को पढ़िए और इसे सॉल्व कीजिए जब तक मैं अटेम्प्ट करना शुरू करूँ। में हमें कहा गया है कि एक डाई को 2 बार थ्रो करा गया है और जो हमें गिवन है कि जो 2 नंबर्स आए हैं उनका सम हमेशा 8 होना चाहिए। दैट्स ऑलरेडी गिवन टू अस और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि नंबर 5 कम से कम एक बार ही आया होगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम अपने इवेंट्स डिफाइन करते हैं। हमारा ए इवेंट है 5, नंबर 5 अपीयर्स एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार ही नंबर 5 आया है। और हमारा इवेंट बी होगा सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज 8, सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग इज 8। बी हमें गिवन है, ए हमें निकालना है।
तो सबसे पहले हम इन इवेंट्स को इनिमिनेट करते हैं, लाइक इनके एलिमेंट्स को उसके अंदर लिखते हैं। ये कहता है 5 कम से कम एक बार ही आना चाहिए, तो हो सकता है पहली बारी 5 आया हो, दूसरी बारी 1 आया हो, 5 आया हो, 2 आया हो, 5 3, एंड आई थिंक नाउ इट शुड बी ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग फॉर यू टू राइट डाउन। 5 5 आएगा, फिर 5 6 आएगा, फिर आप रिपीट कर दो, 6 5 आएगा, फिर जस्ट रिपीट इट, 5 6 आ गया, फिर 6 5 आ गया, 5 5 दोबारा नहीं आएगा, फिर 4 5 आ गया, फिर 3 5 आ गया, फिर 2 5 आ गया, और फिर 1 5 आ गया। तो ये आपका ए आ गया। इसी तरह बी क्या आ गया, सम ऑफ द नंबर शुड बी 8 2 6, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2। काउंटिंग करते हैं, ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऑर्डर ऑफ ए 11 है एंड ऑर्डर ऑफ बी हमारा 5 है। अब हम देखते हैं कि ए और बी में कितने कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं, हाउ मेनी कॉमन ऑब्जेक्ट्स आर देयर, क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज 5 3 एंड 3 5। ए और बी में 5 3 एंड 3 5 है, 5 3 3 5 3 5 5 3। सो ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 2 हो गया। उसके अलावा जब आप दो डाई को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स आपकी कितनी हो जाती हैं, टोटल आउटकम्स, पहले वाले में भी 6 पॉसिबिलिटी है, दूसरे वाले में भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं, तो 6 into 6 दैट इज 36। Now what is probability of A? Probability of A is 11/36। वैसे हम चाहें तो हमें probabilities निकालने की जरूरत भी नहीं है, जैसे हमने पहले भी एग्जाम्पल करा है, अभी दोबारा से करके दिखा दूंगा। 5/36 and P A intersection B is 2/36। Now I have to find probability of what, actually I want to find probability of A given B। तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ ऑर्डर, इसलिए मैंने कहा कि ये सारी probabilities निकालने की मुझे जरूरत नहीं है, तो A इंटरसेक्शन B अपॉन ऑर्डर ऑफ B, ये दोनों ऑर्डर्स आपके पास हैं। ऑर्डर ऑफ A इंटरसेक्शन 2 है, ऑर्डर ऑफ B 5 है, तो आपका आंसर डायरेक्टली 2/5 हो जाता है। सो योर आंसर डायरेक्टली कम्स आउट टू बी 2/5। तो इट इज क्वाइट ए लॉन्ग लेक्चर, लाइक मोर देन द ड्यूरेशन ऑफ से 1 hour। हो सकता है आप भी थोड़ा थक गए हो, बट थकना मना है, मुझे भी और आपको भी। लर्निंग में और करियर में और लाइफ में थकना नहीं है, और आप तो फिर बिल्कुल यंग है, बिल्कुल एनर्जेटिक है, आपको तो बहुत कुछ करना है, यू हैव टू अचीव सो मेनी थिंग्स। और जब आप सोचते हैं कि आपको बहुत कुछ अचीव करना है, तो फिर आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी करना है, आपको बहुत सारे एफर्ट्स भी करने हैं, दैट्स अ मस्ट। आप खाली अपने लक के ब्लेम नहीं दे सकते, आपका एफर्ट, लक इंपॉर्टेंट है बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एफर्ट्स। तो थकने के बाद भी यदि आप थक भी गए हो तो भी लेट्स डू द फिफ्थ एंड द फाइनल क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में वो क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को आखिर में रखा। एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले से इस क्वेश्चन को देखा भी हो, क्योंकि काफ़ी सारे एंट्रेंसेस में एग्जाम्पल आया हुआ है ऑलरेडी। सो दैट इज द लास्ट एग्जाम्पल which I am doing with you today in this particular video, but there will be many more videos probabilities पे, उसके अलावा मैथमेटिक्स के और सारे टॉपिक्स पे, लॉजिक पे और काउंसलिंग पे। So just keep watching. But it's not possible that I'll upload all the things in a single day. Gradually I'll keep on uploading, but so it's tough. कि मैथमेटिकल नॉलेज के लिए, आपके एनालिटिकल नॉलेज के लिए, आपके मोरल बूस्टिंग के लिए, क्योंकि एंट्रेंसेस में और एग्जामिनेशंस में आपकी मोरल बूस्टिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका नॉलेज और स्किल है। यदि आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, यदि आपका माइंडसेट इस तरीके का नहीं है कि आप एंट्रेंसेस को दे सकें, एग्जामिनेशन को दे सकें, तो बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर होने के बाद भी आपकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं हो पाती हैं। तो इसलिए काउंसलिंग पे भी, सैनमिक्स में बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान रखते हैं, जब क्लासेस लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि आपकी प्रॉपर काउंसलिंग करी जाए, जिससे आपका मेंटल सेट वो बने, स्ट्रॉन्ग हो। बट एट द सेम टाइम आई मस्ट टेल यू, यू आर द वरियर, लाइक आपको परफॉर्म करना है,
आपने परफॉर्म करना है, टीचर खाली आपको सिखा सकता है, बट अल्टीमेटली एग्जामिनेशन आपको देना है। तो अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। सो हियर कम द लास्ट एग्जाम्पल, 1 इंडियन एंड 4 अमेरिकन। आप पढ़िए इसे, देखिए, अटेम्प्ट करके देखिए कि whether you are able to do this or not. I'm giving you 10 seconds, 20 seconds. Just try to have an idea whether you will be able to do this or not. 1 Indian and 4 American man and their wives are to be seated randomly around a circular table. तो एक इंडियन है और 4 अमेरिकन है, सबके साथ अपनी वाइफ भी है, मतलब 5 मैन 5 वुमेन, 10 लोग हैं जिन्हें एक राउंड टेबल पे, एक सर्कुलर टेबल पे बिठाना है। What is the conditional probability that the Indian man is seated adjacent to his wife given that each American man is seated adjacent to his wife? अब हमें ये गिवन है कि हर अमेरिकन मैन अपनी वाइफ के साथ बैठा है, इसका मतलब वो एज ए कपल, एज ए पेयर बैठे हैं। हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इंडियन मैन भी अपनी वाइफ के साथ ही बैठे, उसके एडजेसेंट ही बैठे, चाहे उसकी वाइफ उसके लेफ्ट पे हो चाहे उसके राइट पे हो, बट वो एडजेसेंट बैठे। तो सारे अमेरिकन जो हैं वो एज कपल्स अपीयर हो रहे हैं, हमें इंडियन को भी कपल सिटिंग टुगेदर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आई होप आपको पता है what we have to do here. It's a very very important example I am telling you. हो सकता है as it is example कि आपके किसी एग्जामिनेशन में आ जाए, या आ जाए या सिमिलर आ जाए। तो हमेशा की तरह हम अपने इवेंट्स डिसाइड करते हैं। ए इवेंट हो गया, इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। बी इवेंट हो गया, ईच अमेरिकन मैन is seated adjacent to his wife. Each American man is seated adjacent to his wife. ये लेक्चर स्पेसिफिकली एमसी एंट्रेंसेस के लिए मैं दे रहा हूँ, बट ये हर तरह के एंट्रेंस में यूज होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया। कोई भी एंट्रेंस, कोई भी एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जहाँ हार्डकोर मैथमेटिक्स नहीं भी आता, वहाँ भी परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी आता है। सो दिस वीडियो लेक्चर इज मेंट फॉर एवरीवन, बट स्पेसिफिकली आई हैव डिजाइन्ड इट फॉर एमसी एंट्रेंसेस, बिकॉज मेरा जो इंस्टीट्यूट है सैनमेक्स इंडिया, वो स्पेसिफिकली डील करता है एमसी एंट्रेंसेस सिंस 1994। अब ए इवेंट हो गया, इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, और बी हो गया, ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ। और हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब तक आई होप आप लोग काफी कंफर्टेबल हो गए होंगे इन नोटेशन से, इन सब चीजों से। तो फिर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या ऑर्डर ऑफ बी और ऑर्डर ऑफ ए, दोनों चीजें हमें निकालना है। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, हमें ऑर्डर ऑफ बी निकालना है, हम ऑर्डर ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, और डायरेक्टली हम डेफिनेशन यूज करके बिना प्रोबेबिलिटीज निकाले ऑर्डर से भी अपने आंसर्स निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ बी। फर्स्ट आई एम फाइंडिंग ऑर्डर ऑफ बी। ऑर्डर ऑफ बी में हर अमेरिकन अपनी वाइफ के एडजेसेंट है। और मेरे पास अमेरिकन थे कितने? 4 अमेरिकन थे, 4 + 4, ये सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। तो मैंने इन हर पेयर को एक 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 ये ग्रुप्स की तरह ने मान लिया। ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3 और ये ग्रुप 4। It means instead of 8, I am considering these as 4 groups. क्योंकि हमें गिवन है कि इनको साथ साथ बैठना है, हस्बैंड वाइफ को साथ साथ बैठना है। तो मैंने ये नहीं मानूंगा मैं 8 आदमियों को, 8 लोगों को, 4 मैन 4 फीमेल को अरेंज कर रहा हूँ। मैं ये मानूंगा कि मैं 4 ग्रुप्स को अरेंज कर रहा हूँ, जिसमें मैन और उसकी वाइफ, रिस्पेक्टिव वाइफ को मैं एज ए सिंगल ग्रुप मान लूँ। इसके अलावा एक इंडियन मैन हो गया और एक इंडियन वुमेन हो गई। क्योंकि अभी जब मैं बी निकाल रहा हूँ तो मैं इन्हें साथ साथ नहीं बिठा रहा हूँ, ये साथ बैठ भी सकते हैं और नहीं भी बैठ सकते हैं। मुझे सारी पॉसिबिलिटीज निकालनी है। मुझे खाली बी में ये गिवन है कि हर अमेरिकन मैन अपनी वाइफ के साथ बैठा है। इट मीन्स मैंने उन्हें 4 ग्रुप मान लिया। एक इंडियन मैन है,
एक इंडियन वुमेन है, तो टोटल मेरे पास 6 चीजें हो, और इन 6 चीजों को 6 डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स को मुझे एक राउंड टेबल पे अरेंज करना है। तो आई होप आप सबको पता है राउंड टेबल अरेंजमेंट्स विल बी 6 माइनस 1 फैक्टोरियल बेस, क्योंकि होता क्या है, आप एक को यहाँ फिक्स कर देते हैं, 6 में से एक आपने फिक्स कर दिया, आपको 5 बच गए। अब आप 5 को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज। तो इसका मतलब टोटल 5 फैक्टोरियल वेज में मैं इन 6 डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स को या ग्रुप्स को या पर्सन्स को आप मान लीजिए 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। बट अगेन जब मैं अमेरिकन कपल बना रहा हूँ तो हस्बैंड के राइट पे भी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड के लेफ्ट पे भी वाइफ हो सकती है। इसका मतलब हर कपल या हर ग्रुप कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है? 2 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है ना। सो ईच ऑफ द अमेरिकन कपल कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, 2 वेज में, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट, हस्बैंड लेफ्ट पे वाइफ राइट पे, या वाइफ लेफ्ट पे हस्बैंड राइट पे। तो हर केस में 2 फैक्टोरियल वेज है, हर कपल के लिए 2 फैक्टोरियल वेज है। तो इसका मतलब इस केस में मेरे पास तो एक अमेरिकन के लिए 2 फैक्टोरियल वेज है, दूसरे के लिए भी 2 फैक्टोरियल, तीसरे के लिए भी 2 फैक्टोरियल, चौथे के लिए भी 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब टोटल कितने वेज हो गए? 2 फैक्टोरियल रेज टू 4। तो ये जो हस्बैंड वाइफ या जो कपल्स हैं, दीज कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल रेज टू 4 वेज। अब 2 फैक्टोरियल रेज टू 4 वेज हो गया कपल्स के लिए, और 5 फैक्टोरियल वेज हो गया सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आपके कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल रेज टू 4। So I have done lot of permutation combination in my classes with you at SAMX India. तो आई होप आप बड़े आराम से इसे निकाल सकते हैं। बट जो और लोग जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं रहे हैं कभी भी, उनके लिए भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है कि किस तरीके से हमने टोटल वेज कंप्यूट करे। सबसे पहले हमने 6 डिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे यदि हम एक माला बनाते हैं फूलों की, तो हम उन्हें डिस्टिंग्विशेबल नहीं मानते हैं, तो उस केस में आंसर 5 फैक्टोरियल वेज नहीं होगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 वेज होगा। बट यहाँ पे क्योंकि इंसान है, वो डिस्टिंग्विशेबल है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हो या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज हो, उससे हमारे आंसर में फर्क पड़ता है, अरेंजमेंट में फर्क पड़ता है। तो इसलिए सर्कुलर अरेंजमेंट्स में, जब मैं सर्कुलर अरेंजमेंट्स पे वीडियो डालूंगा वो भी देख सकते हैं यदि आपको और रेफरेंस के लिए चाहिए तो। बट 5 फैक्टोरियल वेज में हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, और हर कपल को हम 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। 4 कपल्स हैं तो टोटल उनके अरेंजमेंट्स हो गए 2 फैक्टोरियल होल रेज टू 5, और हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 फैक्टोरियल वेज से। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ईच अमेरिकन मैन इज सीटेड, it means order of the event B हो गया। Is this fine or anybody is having any problem? So this is the total number of ways in which Americans can be seated as couples around a circular table. अब conditional probability के लिए, क्योंकि conditional probability मुझे निकालनी है, basically what I need to find out P A given B, so there will be probability of A intersection B upon probability of B, or order of A intersection B upon order of B. So I am sticking to it. It's much easier. नंबर केसेस की जरूरत ही नहीं है मुझे, तो ऑर्डर ऑफ बी में निकाल चुका हूं, अब मैं ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने की कोशिश करूंगा। अब ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है, अब मैं कह रहा हूं कि अमेरिकन्स भी एज कपल्स बैठे हैं और इंडियन बंदा भी एज कपल बैठा है, क्योंकि यही तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि इंडियन अपनी वाइफ के एडजेसेंट बैठा है। तो इट मींस हर अमेरिकन अपनी वाइफ के एडजेसेंट बैठा है, ये मुझे गिवन है, इंडियन अपनी वाइफ के साथ बैठा है, ये मेरा डिजायर्ड इवेंट है। तो अब मैं पांचों के पांचों को ग्रुप मानूंगा। जब मैं ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो मैं अब ये नहीं मानूंगा कि 4 अमेरिकन के ग्रुप हैं कपल्स, एक इंडियन मैन है, एक इंडियन वुमेन है। अब मैं मानूंगा कि 4 अमेरिकन ग्रुप्स हैं, एक इंडियन ग्रुप्स हैं, टोटल 5 ग्रुप्स हैं। 5 ग्रुप्स को सर्कुलर टेबल पे कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है? अभी हम पढ़ के चुके हैं। 5 को कितने वेज में अरेंज करा जा सकता है? 4 फैक्टोरियल वेज। और हर इस 5 ग्रुप को, हर कपल को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? जैसे हमने अभी करा था 2 फैक्टोरियल, एक को कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल में, तो पांचों को कर सकते हैं 2 फैक्टोरियल रेज टू 5। सो टोटल वेज कितने हो गए हमारे? इट्स सो ऑब्वियस नाउ यू हैव फेयरली गुड आइडिया। 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल रेज टू 5। तो ये आपका हो गया ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड नाउ आई डोंट सी एनीथिंग which is left to be done. So probability of A given B is 4 factorial 2 factorial raised to 5 upon 5 factorial 2 factorial raised to 4.
that is 1/5 into 2, that is 2/5, which is the answer. Such an interesting problem. तो हमने देखा प्रोबेबिलिटी में काफ़ी कुछ, तो आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी रिवाइज हो जाती है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक लॉजिक एंड क्वांट में भी वो बहुत पूछा जाता है। इवन चाहे IAS का एग्जामिनेशन हो, गेट का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी तो पूछा ही जाएगा। ये जो एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पे करा, जो मेरा लास्ट एग्जाम्पल था, उसका एक ऑल्टरनेट मेथड हम यूज कर रहे हैं लॉजिक से, नॉट बाय दैट हार्डकोर मैथमेटिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी, बट यूजिंग द लॉजिक। आई एम ट्राइंग टू डू इट यूजिंग द लॉजिक। सिंपल है, में हमने कहा कि 4 अमेरिकन कपल्स हैं, एक इंडियन हस्बैंड एंड वाइफ है, जिन्हें हमें एक साथ बिताना है। तो सबसे पहले हमने क्या माना कि ये हमारी सर्कुलर टेबल है। ये एक अमेरिकन कपल, अमेरिकन AC, अमेरिकन कपल 1, यहाँ पे अमेरिकन कपल 2, यहाँ पे अमेरिकन कपल 3 और यहाँ पे अमेरिकन कपल 4। ऑल्टरनेट मेथड है डायरेक्ट लॉजिक यूज करके। ये आपके अमेरिकन कपल्स हो गए। अब आपको इंडियन मैन बिठाना है। सपोज आपने इंडियन मैन को यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम देख रहे हैं उसकी वाइफ के लिए कौन कौन सी लोकेशन हो सकती है। ये लोकेशन हो सकती है उसकी वाइफ की, एक वाइफ उसकी यहाँ बैठ सकती है, तो या यहाँ बैठ सकती है, या यहाँ बैठ सकती है, या यहाँ बैठ सकती है। इसका मतलब उसकी वाइफ के लिए इन 5 में से कोई एक लोकेशन है, हमने उसकी लोकेशन फिक्स कर दी, इन कपल्स को बैठा दिया। इट्स ए लॉजिकल वे ऑफ डूइंग दिस एग्जाम्पल इन ए मच लेसर टाइम। तो इसलिए जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, स्पेशली एट सैन मैक्स, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको उसका लॉजिक भी दें, कि आप लॉजिकली भी उसे अटेम्प्ट कर पाएं। तो हमने ये देखा कि 5 पॉसिबल लोकेशंस हैं, और इसमें से ये लोकेशन और ये लोकेशन हमारी प्रॉब्लम को फेवर करती है, जिसमें इंडियन मैन के साथ उसकी वाइफ बैठती है। तो टोटल पोजीशंस हैं 5, उसमें से 2 फेवर कर रही हैं। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज माय आंसर? 2/5, एक्जैक्टली सेम इज दिस। और आप खुद देख सकते हैं टाइम टेकन में कितना डिफरेंस। सो जस्ट डू नॉट बी बुकिश, चीजों को सीखिए, यू आर इंटेलिजेंट इनफ, अपने कॉन्सेप्ट्स को यूज कीजिए, अपनी कॉमन सेंस को यूज कीजिए, अपने लॉजिक्स को यूज कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली अपने करियर में जब आप आगे बढ़ेंगे, चाहे एज ए कंप्यूटर प्रोफेशनल या कुछ भी, आपकी कॉमन सेंस सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। कि नॉलेज करती है, बट अलॉन्ग विद दैट इट इज योर कॉमन सेंस जो आपको औरों से डिफरेंट बनाता है। So I hope after watching this video, you should be in a position to differentiate easily when to apply an ordinary probability model and when to apply a conditional probability model. तो इस वीडियो में हमने बेसिकली ये सीखा कि conditional probability is to be applied, conditional probability model is to be applied when we have to find probability of an event and we have given that another event has already taken place. And with respect to that another event, we have to find the probability of the given event. So in this video, I taught you some concepts and then some supportive examples. But if you feel that after watching this video, you will be an expert in conditional probability, then I'm afraid no, it's not true. Merely watching my video and doing the supportive example which I have presented here in my video is not going to make you an expert. You need to do a lot of practice. Because practice will accustom you with different type of situations which an examiner may ask in an examination. And as I said earlier, this is a very, very important topic, whether it is a regular college examination or an entrance examination. So if you're familiar with different type of situations which an examiner may ask, then only you would be inherently able to attempt those questions successfully. तो प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। कॉन्सेप्ट सीखिए इस वीडियो से, सपोर्टिव एग्जाम्पल कीजिए एंड देन इनफ प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत कंफर्टेबली एग्जामिनेशन में बिना टाइम वेस्ट करे इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सकें। आप सबको पता है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में टाइम इज ऑलवेज लिमिटेड, यू नो। आपको इतना टाइम नहीं मिला होता कि आप उसे बहुत डिटेल में सीखें और सोचें और फिर सॉल्व करें। और आपको आई होप आप सब जानते हैं कि एनालिटिकल स्किल्स एंड मैथमेटिकल स्किल्स को पॉलिश करने का खाली एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, बैकग्राउंड में कॉन्सेप्ट्स काम करेंगे, बट फ्रंट एंड पे आपकी प्रैक्टिस ही आपको सक्सेस दिलाएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, अपने टाइम को एमिकेबली यूज कीजिए, अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। In my subsequent lectures, I will be discussing the concepts of total probabilities and Bayes theorem, which are again very, very important.
Bayes theorem deals with another type of conditional probability problems, जो मैं अपने subsequent lectures में आपके साथ डील करूंगा। और तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए। See you soon. Keep learning, learn happily, be safe, all the best.